भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पूर्वावलोकन की एक बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग दोस्तों दो भागों में समझ लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से हम लोग 1853 ईस्वी तक देखेंगे। फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 ईस्वी तक देखेंगे हम लोग। तो फिर भारत का संवैधानिक विकास हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जस्ट भी थोड़ा सा कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम देखेंगे हम लोग सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखते चलें। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अध्यक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट, अब बात आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अध्यक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के बारे में जान लेते हैं के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1887 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, गवर्नर जनरल। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, 14 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। दोस्तों प्रश्न कोश आ जाते हैं, हम लोग तुरंत के तुरंत प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए आप निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था?
तो कौन सा अधिनियम था वो? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। प्रश्न दूसरा आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। तो पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला गलत हो जाएगा, तो हमको लगता है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते एक बार। सही है बिल्कुल, ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। ये सब आ रहा है दोस्तों। और दूसरा अगला देख लेते हैं, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम लोग सीधे डायरेक्टली व्याख्या भी आ जाते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर एक बार हम लोग मिला के देखते हैं। बी ऑप्शन राइट है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा हुआ, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। चलिए व्याख्या और देख लेते हैं एक बार। नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पिट्स का भारत अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? किनसे पड़ी है दोस्तों? तो पहले 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद्या में आंग्लविद विवाद, ये सब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3। ये तीनों बातें इनसे पढ़ी है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप नोट कर लेना। एक बार इसको देख लेते व्याख्या, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यम के समर्थन शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता थे ट्रेवेलियन। कौन थे? ट्रेवेलियन। जबकि H.T. प्रिंसेप पार्श्व शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। ठीक है, आगे देखिए, नेतृत्व करता थे। जिसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आया, इस पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के तहत? तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। व्याख्या देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ
व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? अभी मैंने बताया था सी ऑप्शन, 1813 के चार्टर एक्ट। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हम लोगों को। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया इस तरीके से। फिर दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इस तरीके से कथन दिए गए। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लें 1 और 2, ये तीसरा वाला गलत है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते पूरे चार्टर एक्ट को। 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया तथा ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेष राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम ने? 1833 के अधिनियम में, 1833 चार्टर अधिनियम।